हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह। आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 1 स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इसी लेसन के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। 3 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कृषि उद्योग आधारित संरचना। आज का टॉपिक है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जनांकीय व्यवस्था। जनांकीय व्यवस्था का मतलब है कि हमारे देश के जनसंख्या की स्थिति, जनसंख्या का बढ़ना घटना, उसकी स्थितियां किस तरह की थी, ये आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास के इस टॉपिक के अंदर। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। इस टॉपिक में बहुत से डेटा हैं, आंकड़े हैं, जो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाने के चांस ज्यादा है। तो इसलिए ये एक टॉपिक स्मॉल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन जानकारियां इसमें डेटा वाली हैं और डेटा वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर के अंदर। ये बात नोटिस रखिएगा। तो उसमें देखिए, मैं आपको नॉलेज देता हूं कि ब्रिटिश शासन ने भी भारत के अंदर जनसंख्या के लिए काम किया, और वो ये कि हमारे देश में एक जो सरकारी तौर पर जनगणना होती है, तो पहली जो जनगणना की गई भारत के अंदर, पहली जो जनगणना की गई वो मतलब सरकारी तौर पर जो पहली जनगणना हुई, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वो हुई 1881 में। सन 1881 में भारत में पहली जनगणना हुई। हर 10 साल के बाद फिर जनगणना होती है, याद रखिए। इस साल भी होनी थी 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से ये अभी रुकी हुई है। तो हर 10 साल पर जनगणना होती है। तो 1881 में भारत में पहली सरकारी जनगणना की गई। दूसरी बात देखिए, जनगणना हुई पहली 1881 में, फिर 1901 में, फिर 1911 में। एक खासियत बताता हूं, इस पूरी हर 10 साल पे जो जनगणना हुई, उसमें देश की जनसंख्या का जो डेटा था, आंकड़े थे, संख्या थी, लगभग सेम थी, बल्कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई थी, हल्का फुल्का ही चेंज हुआ। बट जब 1921 में भारत में जनगणना हुई, तो उस समय कुछ एक अलग ही इंपैक्ट आया, और वो ये कि 1921 की जनगणना में भारत की जनसंख्या में एकदम तेजी से उछाल आ गया, और एकदम तेजी से बढ़ी, और उसके बाद लगातार बढ़ती गई। देखो, जनसंख्या बढ़ने के चरण होते हैं। पहला चरण जिसमें जनसंख्या स्थिर रहती है, दूसरे में तेजी से बढ़ती है, तीसरे में फिर स्थिर हो जाती है। तो भारत के अर्थव्यवस्था की जनसंख्या जो थी, वो 1921 में दूसरे चरण में आ गई। यहां लिखा है कि जनांकीय का पहले चरण से दूसरे चरण में प्रवेश हुआ 1921 में। यह आपसे पूछा जाएगा कि किस वर्ष में भारत में पहले चरण से दूसरे चरण में प्रवेश हुआ। सोपान भी बोलते हैं चरण को। तो पहले सोपान से दूसरे सोपान में जाने का वर्ष है 1921। अब मैं आपको नॉलेज देता हूं, क्योंकि अचानक से इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई, इसलिए इसको एक नाम दिया गया, महाविभाजन वर्ष। इसे एक नाम दिया गया है, महाविभाजन वर्ष। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के लिए महाविभाजन वर्ष कौन सा है, तो वो है 1921। इस 1921 के बाद भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़नी शुरू हुई और आज तक बढ़ती आ रही है। हर 10 साल पे जनगणना होती है, और जनसंख्या पहले से बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। तो हम अभी समझ लीजिए कि जनसंख्या के हिसाब से दूसरे चरण में है। पहले चरण से दूसरे चरण में प्रवेश हुआ 1921 में, और अभी भी हम दूसरे चरण में ही है, तीसरे में नहीं आए हैं, क्योंकि जनसंख्या तो लगातार बढ़ ही रही है। तो ये 2 बातें आपको इसमें बताई गई हैं। पहली जनगणना कब हुई, और 1921 जिसमें हम दूसरे चरण में प्रवेश कर गए, और जिसका नाम रखा गया महाविभाजन वर्ष। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए, आपने अभी जनांकीय व्यवस्था को समझा, ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ बातें बताई। अब मैं आपको कुछ और डेटा बताता हूं, कुछ और जनांकीय व्यवस्था के बारे में बताता हूं कि किस तरह की व्यवस्था रही स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या की। चलिए देखिए, ये डेटा है, मैंने आपको बताया, आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा। हमारी उस पीरियड के हिसाब से अगर हम जब स्वतंत्रता के समय देखें, तो ऊंची जन्म दर थी और ऊंची मृत्यु दर थी। जन्म दर थी 48 प्रति हजार,
यानी 1000 में से 48 बच्चे 1000 पर 48 बच्चे पैदा हो रहे थे, 40 मर रहे थे। अब समझ आ रहे हैं आप, अंग्रेजों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया, परिवार नियोजन व्यवस्था कुछ ऐसी थी भी नहीं, इसलिए जन्म दर भी ऊंची थी तो मृत्यु दर भी बहुत ऊंची थी। मैंने कहा ना जनसंख्या लगभग स्थिर थी कि 48 पैदा होते थे, 40 मर जाते थे, लगभग जनसंख्या स्थिर रही। इसी दूसरी बात ये याद रखिएगा, ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर का बड़ा कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी था। दूसरी चीज शिशु मृत्यु दर, ऊंची शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर होता है पैदा होने से 1 साल के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं 1000, उसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा। आप पुराने टाइम पर देखिए, बच्चे घरों में पैदा होते थे, बहुत ज्यादा बच्चे मर जाते थे, 218 प्रति 1000, यानी 1000 में से 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी 1 साल के अंदर। इसकी डिफाइन भी आपको दिमाग में रखिए। शिशु मृत्यु दर का मतलब यही होता है कि पैदा होने से 1 वर्ष के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या। तो पैदा होने से 1 वर्ष के अंदर मरने वालों की जो संख्या थी वो थी 218 प्रति 1000। तीसरी बात, जीवन प्रत्याशा बहुत निम्न थी। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन की जीने की अवधि, मतलब एक आदमी पैदा होता है, कितने साल अंदाजन वो जिएगा। उस टाइम पर वही स्वास्थ्य की वाली बात है, जीवन प्रत्याशा कम थी, 44 वर्ष। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि लोग कहते हैं पहले तो लोग बहुत ज्यादा जीते थे, बिल्कुल सही बात, लेकिन अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में भयंकर बीमारियां थी, प्लेग, हैजा, चेचक, इसके अलावा अकाल पड़ते थे। मतलब लोग समझिए कि अचानक बीमारियों में करोड़ों लोग मर जाते थे, अकाल पड़ते थे, लाखों लोग मर गए, भुखमरी मच गई, लाखों लोग मर गए, प्लेग फैल गया, लाखों लोग मर गए, हैजा फैल गया, लाखों लोग मर गए। तो जीवन प्रत्याशा थी सिर्फ 44 वर्ष, यानी अंदाजन एक आदमी 44 वर्ष तक जीता था। यह अंदाजा ही होता है खाली कि जीने की अंदाजन अवधि क्या थी। चौथी बात, साक्षरता। लोगों की जो साक्षरता थी वो बहुत कम थी, सिर्फ 16%, यानी 100 में से सिर्फ 16 लोग पढ़े लिखे थे, सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे थे। और उसमें भी एक और खास बात ये कि स्त्री साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, लेडीज की पढ़ने की दर सिर्फ 7% थी, यानी कि महिलाओं में साक्षरता बहुत कम थी। ये लिंग भेदभाव भी है कि स्त्री पुरुष में भेदभाव था। टोटल साक्षरता 16% थी, लेकिन महिलाओं की तो और भी कम थी, 7%, यानी 100 में से सिर्फ 7 महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी उस टाइम पर। तो ये एक लिंग भेदभाव को भी दर्शाता है, शुरू से रहा है भारत में, आज भी है। तो भेदभाव तो दिखता ही है महिलाओं के अंदर। तो ये एक नोटिस करने वाले कुछ आंकड़े हैं जनसंख्या के बारे में आपको दिए गए हैं। ऊंची जन्म दर, ऊंची मृत्यु दर, ऊंची शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा कम, साक्षरता कम, इसके अलावा 2 बातें और, गरीबी बहुत। लगभग मानिए आजादी के समय अंदाजा ये बताते हैं कि गरीबी बहुत थी, 50% से भी ज्यादा, 60% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, भयंकर बेरोजगारी थी। तो व्यापक तौर पर देश में गरीबी फैली हुई थी, बेरोजगारी फैली हुई थी। ये है हमारी जनांगीय व्यवस्था जो स्वतंत्रता के समय मौजूद थी। इन आंकड़ों से वो स्पष्ट होती है।